हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। इससे पहले लेक्चर में हमने यहाँ पर आपको ग्राम से कविता हमने शुरू की थी। कविता को हम एक बार रिवाइज कर चुके हैं। अब कविता को कैसे आप लिखेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको 2 पद्यांश बताए, जिसमें हमने कविता की लाइनों को लिखा और उसके बाद उसके कठिन शब्द अर्थ लिखे और फिर हमने व्याख्या लिखी। अब तीसरा पद्यांश इस कविता का है रंग रंग के फूलों में। एक बार देखिए, हम कविता की लाइनों को पढ़ेंगे, बाकी व्याख्या हम आपको बता चुके हैं। तो एक बार शुरू से सिर्फ कविता की लाइनों को पढ़ेंगे। तो धरती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, उस खेती का वर्णन करते हुए जहाँ चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है, तो यहाँ कवि कहते हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिर हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो यहाँ पर कवि जो है धरती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि चारों तरफ खेतों में दूर दूर तक जो है हरियाली फैली हुई है, मखमल की कोमल हरियाली। और वो हरियाली कैसी लगती है, मानो मखमल जैसी हो, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, और जिसके ऊपर से सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वो चांदी की कोई जाली उसके ऊपर बिछी हुई हो। तिनकों के हरे हरी तन पर हिल हरित रुधिर है रहा, और उन तिनकों पर जो ओस की बूंद गिरी होती है और ऊपर से जो सूर्य का प्रकाश गिरता है और हवा के द्वारा जब वो ओस की बूंदें हिलती हैं, तो ऐसा लगता है कि उस पर जो है हरा रुधिर जो है बह रहा हो, और पृथ्वी के ऊपर जो है ये स्वच्छ आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि वो पृथ्वी को जो है अपनी बाहों में भरना चाह रहा हो। तो इसको हमने कर लिया था। इसके बाद जो सेकंड पद्यांश है उसमें क्या लिखा है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सने की सोने की तिनकणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तो यहाँ पर जब उस फसल में क्या आ जाती हैं, बालियां आ जाती हैं, तब धरती कैसी लगती है, रोमांचित सी लगती है। इसी का वर्णन यहाँ पर किया है। तो इसको भी हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब आगे तीसरे काव्यांश की हम बात करते हैं, यहीं से हमें पढ़ना है। तीसरे काव्यांश में कवि कहते हैं, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लटकी, छीमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो आइए इसके कुछ कठिन शब्दार्थ लिखेंगे और उसके बाद हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो पहला शब्दार्थ यहाँ पर आया है रिल मिल, अर्थात मिलजुल कर। रिल मिल अर्थात मिलजुल कर, मिलजुल कर। मखमली का अर्थ है कोमल, पेटियां होती हैं संदूकों, पेटियों अर्थात संदूकों, छिमियां अर्थात फलियां। आपने फली देखी होगी ना, इस प्रकार से फलियां होती है ना, ऐसे ऐसे करके, इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर बीज होते हैं उन फलियों के अंदर। आपने कभी मसूर की फलियां देखी होंगी, तो बीज होती है, और जब उनको जो है ये बंद होते हैं इस तरह से, ये इधर रही, तो जब ये हिलते हैं तो ये बजती हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द आया है वृंत, अर्थात डंठल। चलिएगा लिखिएगा, रिलमिल अर्थात मिलजुल कर, मिलजुल कर, मखमली अर्थात कोमल, पेटियों अर्थात संदूकों, छीमिया फलियां, वृंत अर्थात डंठल। कवि कहता है कि विभिन्न रंगों के फूलों के बीच मटर की जो फसल है, जब हवा चलने पर हिलती है तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है
जैसे कि सारी सखियां एक दूसरे से मिलकर हंसी मजाक कर रही हों। मटर की फलियां देखी है आपने सबने? तो जब क्या विभिन्न रंगों के फूलों के बीच मटर की जो फसल है जब हवा चलने पर हिलती है तो उन्हें देखकर कैसा प्रतीत होता है? जैसे सारी सखियां एक दूसरे से मिलकर हंसी मजाक कर रही हों। कोमल संदूकों के सामान मटर की फलियां लटकी हुई हैं, जिनमें बीजों की जो लड़ियां हैं वो छिपी हुई है। ऐसी तो होते हैं मटर की जो फलियां होती है ना, तो उसके वो अंदर से जो है वो बीज जो है, बीजों की जो लड़ियां हैं वो छिपी हुई है। बसंत ऋतु आने पर हर जगह रंग बिरंगे सुंदर फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराती हैं। यहाँ वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, जब चारों तरफ जो है फूल और रंग बिरंग, उन फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां जो है मंडराती रहती हैं, उड़ती रहती हैं। ठीक है, एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ उड़ कर वो जाती हैं। हवा चलने पर लहलहाते फूलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए फूल स्वयं उठ उठकर एक दूसरे फूलों के डंठलों से गले मिल। और जब हवा चलती है, आपने देखा होगा, हवा चलती है तो फूल के जो डंठल हैं वो आपस में इस तरह से मिलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक दूसरे के गले मिल रहे हो। तो ये एक कवि की कल्पना है, क्योंकि कवि अपनी कल्पनाओं से कविता लिखता है। तो हवा चलने पर वो लहलहाते फूलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए वो जो फूल हैं वो स्वयं उठकर एक दूसरे फूलों के डंठलों से गले मिल रहे हों। तो यहाँ पर इसका वर्णन कवि करते हैं, तो आइए इनको आप जल्दी से लिख लीजिएगा। कवि कहता है, विभिन्न रंगों के फूलों के बीच मटर की फसल जब हवा चलने पर हिलती है तो उन्हें देखकर कवि को क्या प्रतीत होता है? जैसे सारी सखियां एक दूसरे से मिलकर हंसी मजाक कर रही हों। कोमल जो संदूक है उनके समान मटर की फलियां लटकी हुई हों, जिसमें बीजों की लड़ियां छिपी हुई। आपने मटर देखा होगा, बाहर से ऐसा लगता है कि मखमल सा कोई कोमल सा संदूक होता है और उसके अंदर जो है मटर की फली होती है। आप मटर खरीदते हैं, अब देखिएगा आजकल मटर का भी आ गया है सीजन, तो आप देखिएगा बाहर से फली होती है और अंदर जो है उसके अंदर मटर के जो है दाने होते हैं। ठीक है, और उन फलियों के अंदर जो है मटर की बीजों की लड़ियां छिपी हुई रहती है। और जब वसंत ऋतु आता है तब हर जगह रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां भी मंडराती हैं। अर्थात तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ उड़ कर जाती रहती है। आपने देखा होगा जब वसंत ऋतु आता है तो उन फूलों के ऊपर से अलग अलग किस्म की जो है तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखकर बहुत खुश भी होते हैं। तो और देखिए, इसके अलावा वसंत ऋतु में जब हवा चलती है और वो फूलों के जो डंठल हैं वो एक दूसरे, क्योंकि हिलेंगे तो एक दूसरे से वो टकराएंगे, तो उनको देखकर कवि को क्या प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं वो फूल वसंत ऋतु में, और वो जो है एक दूसरे से स्वयं उठ उठ कर एक दूसरे के डंठलों को जो है गले मिला रहे हो, गले लग रहे हो, ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। क्या कहा उन्होंने कि ये जो फूल हैं इनके जो डंठल हैं, हवा चलती है तो एक दूसरे से वो टकराते हैं। ऐसा लगता है कवि को, कवि कल्पना कर रहा है कि मानो ये फूल बहुत प्रसन्न है और अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए ये उठ उठ कर एक दूसरे फूलों के डंठलों से गले मिल रहे हों। चलिए अब आगे कवि कहते हैं, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। बसंत ऋतु आने पर, जब बसंत ऋतु आती है और चारों तरफ फूल ही फूल खिलते हैं, तो अब क्या होता है? अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली।
आपने आम की डाल देखी होगी, उसमें जो है जो मंजरियां लगी होती हैं वो इतनी ज्यादा होती हैं कि मानो ऐसा लगता है कि वो जो है स्वर्ण से जो है चारों तरफ उसके सोने के जो है ये मंजरियां लगी हों। झर रहे ढाक पीपल के डल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नीमू दाढ़ी। आगे कहा कवि ने आलू गोभी बैंगन मूली। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, क्या कहा उन्होंने, क्योंकि अब बसंत ऋतु आ गई है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दानिम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब आइए कुछ कठिन शब्दार्थ लिखते हैं और उसके बाद इसकी व्याख्या को हम जानते हैं। तो रजत यानी कि चांदी, स्वर्ण अर्थात सोना, मंजरी होता है नया निकला हुआ कोमल पत्ता, कब निकलता है, बसंत ऋतु में। आम्र यानी कि आम, तरु अर्थात पेड़, ढाक होता है प्लास का एक वृक्ष जो कि बहुत जो है उसको हम जैसे ही छूते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, उससे फूल जो है उसके झड़ जाते हैं। प्लास का एक वृक्ष होता है, ठीक है, और वो जो है लाल लाल दिखता है, ठीक है। कोकिला अर्थात कोयल, मतवाली अर्थात मदमस्त, मुकुलित आधे पके आधे कच्चे, दानिम कहा जाता है अनार को। आइए एक बार व्याख्या देखते हैं, फिर पंक्तियों से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि वसंत ऋतु का सुंदर वर्णन करते हुए कहता है, क्योंकि इसकी पहले पंक्तियों में भी कवि ने लास्ट की पंक्तियों में क्या कहा था कि चारों तरफ अब फूल खिल गए हैं और तितलियां उन फूलों पर उड़ उड़ कर क्या कर रही हैं, मंडरा रही हैं। और जब ये फूल खिले हुए हैं और जब हवा चलती है तो ये फूलों के जो डंठल हैं ये एक दूसरे से टकराते हैं। उन्हें देखकर कवि को ऐसा लगता है कि ये फूल अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए, व्यक्त करने के लिए एक दूसरे के गले मिल रहे हों। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में उन्होंने वसंत ऋतु का सुंदर सा वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु की शुरुआत में आम के पेड़ों की जो डालियां हैं, आपने देखा होगा चारों तरफ जो है बहुत सारे उसमें क्या होती हैं, उसमें जो है कलियां आ जाती हैं। तो शुरुआत में आम के पेड़ों की जो डालियां हैं वो चांदी और सोने के रंग की कलियों से लद जा चुकी हैं। पतझड़ के कारण प्लास और पीपल के जो पेड़ की जो पत्तियां हैं वो झड़ चुकी हैं। प्लास के जो फूल होते हैं ना, जो प्लास के जो पत्ते होते हैं वो लाल लाल होते हैं, तो वो और पीपल के जो पेड़ के जो पत्ते हैं वो पत्तियां झड़ रही हैं। इन सभी परिवर्तनों को देखकर अब कोयल भी मदमस्त होकर मधुर संगीत सुना रही है। अब इन सब परिवर्तनों को देखकर, क्योंकि अब जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं, प्लास और पीपल के पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, हर पेड़ पर नई नई जो है पत्तियां आ रही हैं, वो भी बड़े कोमल सॉफ्ट से। और इनको देख करके, इन सब परिवर्तन को देख करके जो कोयल है वो जो है बड़ी खुश हो रही है, वो मदमस्त होकर मधुर संगीत सुना रही है। कटहल पक गए हैं जिस कारण उसकी महक पूरे वातावरण में फैल गई है, और जामुन कुछ पक गए हैं और कुछ कच्चे हैं। जंगल में जो बेर हैं वो बेरों की जो झाड़ियां हैं वो छोटे छोटे जो हैं बेरों से भर गई हैं और झूल रही हैं। इस मौसम में आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि कई तरह के फल और सब्जियां उग चुकी हैं। तो यहाँ पर कवि ने वसंत ऋतु के में उगने वाले फल और सब्जियां, साथ में जो कुछ झाड़ियां हैं वो सब का यहाँ पर वर्णन किया है। सबसे पहले कवि ने क्या कहा है, कवि क्या कहते हैं, कहते हैं अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली।
आम की जो डाल है वो चांदी और सोने जैसी मंजरियों से वो लद गई है। झर रहे ढाक पीपल के दल, और जो पलाश के पत्ते हैं और पीपल के पुराने पत्ते हैं वो झड़ चुके हैं। और इन सब परिवर्तनों को देख करके हो उठी कोकिला मतवाली, कोयल भी मतवाली होकर गाने लग गई है। अब इस मौसम में जो है महके कटहल, कटहल की खुशबू भी जो है महक रही है। मुकुलित जामुन, जामुन भी जो है क्या हो गए, आधे कच्चे और आधे पक्के हैं। जंगल में झरबेरी बुछूली, और जंगल में जो बेर की जो झाड़ियां हैं वो भी झूलने लग गई हैं। और इस मौसम में फूले आड़ू, आड़ू, नींबू, दानिम, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, ये सब चीजें यहाँ पर उग रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने बड़े सुंदर तरीके से बसंत ऋतु और उसके सौंदर्य का, और साथ में उस ऋतु में किन किन पेड़ों और वनस्पतियों में जो है नई नई जो है पत्ते आते हैं और कौन से झड़ते हैं, कौन कौन सी सब्जियां और जो फल हैं वो उगती हैं, इन सब का वर्णन बड़े सुंदर तरीके से यहाँ कवि ने किया है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, व्याख्या इसकी। चलिए अब आगे के काव्यांश में कवि क्या कहते हैं। आगे कहते हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो अब यहाँ पर कवि आगे क्या कहते हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चिट्टियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमल टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। आइए कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं और इसके बाद हम इसकी व्याख्या करते हैं। चिट्टियां यानी कि दाग, आपने अमरूद में चिट्टियां देखी होंगी, दाग देखे होंगे। सुनहले अर्थात सुनहरे, अमली यानी छोटा आंवला होता है जो, उसे अमली कहते हैं। महमह यानी सुगंध या खुशबू के साथ, और मिर्चों अर्थात मिर्च। तो अब यहाँ कवि क्या कहते हैं, कवि इसमें कहता है कि बसंत ऋतु आने के कारण अब पीले और जो मीठे अमरूद थे वो पक चुके हैं, और जब वो पक जाते हैं तो उन पर लाल लाल निशान या दाग भी दिखाई दे रहे हैं, अर्थात अमरूद पककर मीठे हो चुके हैं, बेर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं। छोटे छोटे जो आंवलों के कारण पेड़ की पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़ी होती है। पालक की फसलें पूरी खेत में लहलहा रही हैं, और धनिये की जो सुगंध है वो तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की जो बेलें हैं वो भी खेतों में फैल गई हैं। मखमल की तरह कोमल टमाटर भी पककर लाल हो गए हैं, और हरी मिर्चों के जो गुच्छे हैं वो किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रही है। तो यहाँ इस पद्यांश में कवि ने कई प्रकार की जो फसलें हैं या जो फल और सब्जियां हैं उन सब का वर्णन इस काव्यांश में किया है। तो क्या कहते हैं कवि, कवि कहते हैं कि जब बसंत ऋतु आता है इसमें पीले जो अमरूद हैं वो पीले और मीठे अमरूद वो पक गए हैं, और उन पर जब वो पक जाते हैं तो उन पर लाल लाल निशान या दाग भी दिखाई देते हैं, अर्थात अमरूद अब पककर मीठे हो चुके हैं। जब उसमें लाल लाल धब्बे या जो दाग दिखाई देते हैं ना, तो वो अमरूद का जो है पका हुआ होने का सबूत है कि अमरूद अंदर से पक चुका है, अर्थात अब अमरूद पककर मीठे हो चुके हैं। जो बेर हैं वो भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं।
बेर भी जो हैं अब पक करके क्या हो गए हैं, सुनहरे रंग के हो गए हैं। छोटे छोटे जो आंवलों के कारण पेड़ की पूरी डाल अब ऐसी लदी है जैसे किसी गहने में मोती जड़े होती हैं। पालक की फसल अब पूरे खेत में लहलहा रही है और अब जो है चारों तरफ पालक ही पालक दिख रहा है। धनिये की सुगंध आप देखते हैं ना, धनिया की जो खुशबू है वो पूरे वातावरण में फैली हुई होती है। आप देखते होंगे जहाँ पर धनिया बोया जाता है और जब वो धनिया जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो चारों तरफ वहां पर जो है सुगंध जो है वहां का वातावरण हो जाता है। और लौकी और सेम की जो बेलें हैं वो भी खेतों में फैल गई हैं। मखमल की तरह कोमल टमाटर भी पककर लाल हो गए हैं और हरी मिर्चों के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रहे हैं। चलिएगा इस काव्यांश का की व्याख्या भी आप लिख लेंगे। यहाँ पर कवि ने बसंत ऋतु में उगने वाले फलों सब्जियों का वर्णन किया है। ठीक है, तो इसमें बसंत ऋतु में जो है कौन कौन सी फसलें, यहाँ पर उन्होंने अमरूद के बारे में बताया। फिर इन्होंने कहा कि इसमें बेर भी पक करके जो है सुनहरे रंग के हो जाते हैं। आंवलों की इन्होंने बात की। इसके बाद ये पालक की खेती की यहाँ पर बात करते हैं। धनिये की सुगंध की बात करी है। लौकी सेम की जो बेलें हैं वो खेतों में किस तरह से फैली हैं उसके बारे में बात की है। मखमल की तरह कोमल जो टमाटर हैं वो भी पककर जब लाल हो जाते हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया है। और हरी मिर्चों के जो गुच्छे हैं वो भी किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रही है। इन सभी का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। अब आगे यहाँ पर 2 पद्यांश और बच जाते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।